नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 2 जीएस सेक्शन, स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी टेट एंड कमीशन 2025 एंड 26 जीएस सेक्शन के अंदर हम जो है आज मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 2 के अंदर जो है ऐसे क्वेश्चनों को फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ जो है सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके अंदर हम आज की जो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम जो है वो टेस्ट सीरीज आपकी करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। ये जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है कहीं ना कहीं आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो स्पेशली सबसे पहले अगर हम आज इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी जो कि स्पेशली टीजीटी जेबीटी टेट एंड कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाली है। इससे आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं जिनका कमीशन है, टेट है, टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, तो इससे आपको जो है अपनी प्रिपरेशन का भी आइडिया लग जाएगा कि आपने कहाँ तक प्रिपरेशन की है और कितनी आपको आगे ज़रूरत करने की है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि सिकंदर सेना सहित भारत में कितने समय तक रहा। जो सिकंदर महान है, अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, ठीक है, यूनानी शासक जो था, वो कितने समय तक जो है वो भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि सिकंदर ने लगभग 326 बीसी में क्या है आक्रमण भारत पर किया था और 326 से लेके जो है इसने कितने समय तक भारत में शासन किया था या फिर भारत में ये सेना सहित रहा था। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 महीने, 17 महीने या 15 महीने। तो ऑप्शन जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 17 माह तक जो है इसने ये भारत में रहा था और 17 महीने बाद जो है ये सेना सहित वापस लौटा था और 323 ईसा पूर्व में 323 बीसी में ये जो है बेबीलोन सभ्यता में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? सिकंदर महान की। और ये यूनानी शासक था। इसके प्रमुख जो गुरु थे वो कौन थे? आपके अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई। सिकंदर महान की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे पुट किया गया है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया, इटली, यूनान या बेबीलोन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेबीलोन जो सभ्यता है उसमें इसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब ये भारत से वापस लौट रहा था तो वापस लौटने के पश्चात इसकी बेबीलोन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है ट्रिपाल्डिस की संधि किससे संबंधित थी। दोस्तों, जो ट्रिपाल्डिस की जो ट्रीटी थी वो किससे रिलेटेड थी, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए चोल और पांड्य राजाओं के बीच में, चालुक्य राजाओं के बीच में, सिकंदर के सेना नायकों के बीच में या फिर विजयनगर शासकों के बीच में। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो जो ट्रिपाल्डिस की संधि का जो हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी यानी सिकंदर के सेनानायकों के बीच में। कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो भारत में जो सिकंदर के जो सेनापति थे, भारत में जीता हुआ जो क्षेत्र था सिकंदर का, उसमें सिकंदर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऐसे समय में सिकंदर के जो सेनापति थे, चाहे आपका डियोनिसियस था या फिर आपका जो बहुत सारे इसके सेनापति जैसे सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, और भी बहुत सारे सेना नायक इसके थे। तो इनमें क्या है सिकंदर के विभाजन के बंटवारे के को लेकर के क्या है वाद विवाद हो जाता है, उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हो जाता है और उत्तराधिकार युद्ध को खत्म करने के लिए इन सेना नायकों के बीच में ट्रिपाल्डिस की संधि होती है, जिसमें इस संधि के तहत जो है सिकंदर का जो उत्तराधिकारी भारत में बना वो कौन बनता है? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ठीक है, जिसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, और उसके पश्चात दोनों के बीच में संधि होती है और संधि के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया था? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। तो ये जो उल्लेख मिलता है ये आपके प्राचीन ग्रंथों और आपके जो साहित्यों में उल्लेख मिलता है, तो यही ट्रिपाल्डिस की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों उसमें पूछा है कि निम्न में से किसका साम्राज्य झेलम और चिनाब के बीच में
आपका जो है स्थित था। तो कौन सा ऐसा एक शासक था जिसका साम्राज्य झेलम यानी आपकी जो बेतस्ता नदी है और जो चिनाब यानी असिकनी नदी है उसके बीच में था? सहीगुप्त या शाहीगुप्त, दूसरा है ऑप्शन है आपका आम्भी, तीसरा है पोरस और चौथा है फिलिप द्वितीय। तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजा पोरस। राजा पोरस जो आपका कैकेयी आपका जो है कैकेयी जो आपका साम्राज्य का शासक था, कैकेयी जो शासक राजा पोरस था, इसका साम्राज्य जो था वो झेलम और चिनाब के बीच में था। और इसका जो एक अन्य जो शत्रु था या फिर राजा पोरस का अन्य जो प्रमुख जो आपका भारतीय शत्रु था वो तो राजा आम्भी। और राजा आम्भी और पोरस के बीच में शत्रुता का जो उल्लेख है वो कार्टियस ने अपनी जो है आपकी बुक में किया है। और इसी आम्भी ने क्या किया था, सिकंदर को क्या है सिकंदर के सामने क्या है सरेंडर करके सिकंदर की सहायता की थी। और राजा पोरस पर आक्रमण करने का जो आपका जो आदेश जो दिया था या फिर राजा पोरस को अपने रास्ते से हटाने का या फिर राजा पोरस पर आक्रमण करने का जो सुझाव है सिकंदर को, वो आम्भी ने ही दिया था। ठीक है, तो आपने ये बात भी ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे यूनानियों ने अग्रमीज के नाम से अग्रमीज कहा? कौन सा ऐसा शासक था जिसे यूनानियों ने क्या कहा, अग्रमीज कहा? ऑप्शन है आपके पास सिकंदर, धनानंद, महापद्मनंद या अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो था आपका धनानंद। कौन? आपका धनानंद। ठीक है, धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। ये नंद डायनेस्टी का या नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसको 326 आपका जो है 326 ईसा पूर्व में या 322 जो ईसा पूर्व में 26 नहीं सॉरी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में परास्त करके नंद वंश का अंत कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। वो था आपका धनानंद। धनानंद को यूनानी शासकों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है। जबकि महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना कि इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, उन्हें शत्रुओं के नाश करने के लिए जाना जाता है, क्षत्रियों के नाश करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 21 बार पृथ्वी को जीतकर जो है ब्राह्मणों को दान कर दी थी, क्षत्रिय विहीन कर दी थी धरती को। इसलिए आपका जो है भगवान परशुराम का उपनाम इसको दिया जाता है, महापद्मनंद को दिया जाता है। इसने भी क्षत्रियों का नाश करने के लिए सर्वशत्रांतक इसको उपनाम से जाना जाता है। जबकि अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सिकंदर है इसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बेहिस्तून और नक्शे रुस्तम के अभिलेख किसने निर्मित करवाए थे? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भारत में मिलने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। भारत या फिर आपका जो है प्राचीन भारत में मिलने वाले आपके जो है सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो प्राचीन भारत से मिले हैं वो किसने निर्मित करवाए थे? अशोक ने, साइरस ने, डेरियस फर्स्ट ने या डेरियस द्वितीय ने? तो कईयों बार ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो ये जो आपका अभिलेख थे, सबसे पहले सबसे पुराने जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किसके प्राप्त हुए? डेरियस फर्स्ट जो थे, इन्होंने अफगानिस्तान और आपके जो है मध्य आपका जो उत्तर भारत के अफगानिस्तान और काबुल और कंधार जैसे क्षेत्रों में 3 आपके अभिलेख बनाए थे। बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम और पर्सीपोलिस। तीसरा था पर्सीपोलिस का अभिलेख। ये सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, अशोक से भी प्राचीन अभिलेख हैं। अशोक ने ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अभिलेख बनाने की जो परंपरा है, अभिलेख बनाने का जो कार्य है वो इसी डेरियस फर्स्ट से आपका जो है ग्रहण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना अशोक से भी प्राचीन अभिलेख किसके हैं? डेरियस फर्स्ट के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 बेहिस्तून और नक्शे रुस्तम के अभिलेख किसके थे? डेरियस फर्स्ट के थे। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किस एक पारसिक और या फिर ईरानी शासक ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया। कौन सा ऐसा पारसिक आक्रमणकारी या ईरानी आक्रमणकारी शासक था जिसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया, अपनी सेना में वृद्धि करने के लिए भारतीयों को शामिल किया? दारा प्रथम, दारा द्वितीय, जरक्सीन या सिकंदर? तो इसका जो सही आंसर है वो था जरक्सीन। जरक्सीन की अगर बात करें तो जरक्सीन जो है ईरानी या पारसी शासक था जिसको कि आपका जो है यूनानियों के द्वारा पराजित किया गया था। और जरक्सीन द्वितीय जो था ईरानी या पारसिक का अंतिम भारत में शासक था जिसको कि आपका सिकंदर ने पराजित किया था। और सिकंदर ने पारसिक साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य को ख़त्म करके यूनानी साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित किया था। और यूनानी साम्राज्य का जो अगर हम भारत में सिकंदर के बाद अगर बात करें तो उसका उत्तराधिकारी सिकंदर का जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात आपने ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है किस एक हड़प्पा केंद्र से क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा एक स्थल था जहां से क्रीड़ा स्थल यानी खेल के मैदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास ए धोलावीरा, बी में है आपका कालीबंगा, और सी में है चनूदड़ो, और डी में है बनावली। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो तो होगा धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करें तो यह हड़प्पा सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है हड़प्पा जो पाकिस्तान के अंदर है। और भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा से ही क्या है आपका किसके अवशेष मिले हैं? क्रीड़ा स्थल के अवशेष मिले हैं। जबकि कालीबंगन से अवशेष किसके मिले हैं? ऊंट की हड्डियों के कंकाल मिले हैं। और चनूदड़ो जो था ये प्रसिद्ध किसके लिए था? ये मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और बनावली की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र के जो आपके अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। धोलावीरा से क्रीड़ा स्थल के साथ साथ वक्राकार ईंटें, ठीक है, वक्राकार जो ईंटें हैं उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वक्राकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी ईंटें, ठीक है, जहां पर ईंटों का जो आकार है वो आपका समान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि धनुर्वेद किस एक वेद का उपवेद है? धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है? दोस्तों प्रत्येक जो वेद है उसका एक उपवेद होता है, उसका एक आरण्यक ग्रंथ होता है, उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और आपका जो है हर वेद के अपने पुराण होते हैं। ठीक है। तो धनुर्वेद जो है उसके प्रत्येक हमारे पास वेद कितने हैं? 4, और उपवेद भी कितने हैं? 4। तो मतलब प्रत्येक वेद का एक क्या है? उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का जो आपका जो उपवेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा? आपका जो है आपका जो है ऋग्वेद का जो आपका उपवेद है वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद। जैसे आपका पूछा जाता है कई बार कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो धनुर्वेद जो है किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है। यजुर्वेद। धनुर्वेद जो है अपने आप में उपवेद है धनुर्वेद, और आपका जो है धनुर्वेद अपने आप में एक उपवेद है, और वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ऋग्वेद क्या है? वेद है, जबकि इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। ध्यान रखना दोस्तों, आयुर्वेद आयुर उपवेद है, और किसका ये उपवेद है? वो है ऋग्वेद का। उसी तरीके से गंधर्व क्या है? उपवेद है। गंधर्व उपवेद किसका है? सामवेद का। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। धनुर्वेद किस एक वेद का उपवेद है? यजुर्वेद का। और गंधर्व जो वेद है वो उपवेद किसका है? सामवेद का। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आपका आयुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। कौन सा? शिल्पवेद। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पर हो गया है। इसका जो सही आंसर था ये आपका यजुर्वेद था। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, वैदिक सूक्तों और मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? जितने भी वैदिक सूक्त हैं और वैदिक जो मंत्र हैं उन सभी के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रुति, बी है स्मृति, संहिता या वेदांत। तो श्रुति किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में
सबसे पहले ऋग्वेदिक काल मतलब 1500 से लेके 1000 ईस्वी के बीच तक का, ठीक है। 1000 BC ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे ऋग्वेदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं, जिसमें वेदों को लिखा गया है, उस काल को श्रुति कहते हैं, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से लेके आपका जो है 500 से 600 BC के बीच का जो कार्यकाल है, उस काल में लिखे गए साहित्यों को स्मृति कहते हैं, ठीक है। और जितने भी वैदिक साहित्य और मंत्र है उन सभी के संग्रह को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता कहते हैं। और वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? 108, ठीक है। वेदांत यानी पुराणों को ही क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। तो वेदांतों की संख्या भी 108 है और पुराणों की संख्या भी 108 है। तो मतलब एक ही है। वेदों को आपका जो पुराणों को अंतिम वेद भी कहा जाता है या वेदांत उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है? पहली बात तो ये है कि जो ऋग्वेद के कुल मंडल है वो कितने हैं? 10। कितने मंडल है दोस्तों? 10। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? 10,552। 10,552 और 728 इसके अंदर सूक्त है। 728 इसके अंदर सूक्त है। और ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। और दूसरा कौन सा है? अरुण, अग्नि और अन्य प्रकार के देवता हैं, ठीक है। और ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का सबसे प्रख्यात मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा मंडल है वो किसको समर्पित है? सूर्य को, ठीक है। 9वां मंडल किसको समर्पित है दोस्तों? सोम को, ठीक है, सोम देवता को। ये अभी आपने बात ध्यान रख लेना है। और 10वें मंडल की अगर बात करें तो 10वां मंडल है उसका एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के अंदर ही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कितने वर्णों का? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये जो 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। और 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और 9वां जो मंडल है, 9वें मंडल का जो उल्लेख है 9वें मंडल के अंदर सोम देवता को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ये सूर्य देवता और देवी सविता को समर्पित है। और प्रख्यात जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर आपका उसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है, ठीक है। और सूक्त कितने हैं? 728। और आपने ध्यान रख लेना इसके मंडल कितने हैं? 10, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद, जिसका संबंध किससे है? बीमारी उपचार, जड़ी बूटी या फिर आपका जो है औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसके जो प्रमुख जनक या फिर उसके प्रमुख आचार्य जो माना जाता है, किसको माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो किसकी राजधानी कपिलवस्तु थी? कौन सा एक ऐसा गणराज्य था जिसकी राजधानी आपका जो है कपिलवस्तु थी? कपिलवस्तु में किसका जन्म होता है? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी आपका जो है कपिलवस्तु। तो ये शाक्य कबीले की राजधानी थी। कहाँ की थी? शाक्य कबीले की, ठीक है। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और अश्मक जो दक्षिण भारत का वो था पोतली या आपकी पाटली, ठीक है। पोतली या फिर आपका जो है अश्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतली, ठीक है। और जंत्रिका की अगर बात करें तो स्वामी महावीर जो थे, स्वामी महावीर के जो पिता थे वो इसी कबीले के प्रमुख थे, जंत्रिका कबीले के प्रमुख थे। और शाक्य कबीले के प्रमुख कौन थे? स्वामी महात्मा बुद्ध के पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जबकि महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके तीर्थंकर, उनकी शिक्षाएं और उनके धर्म का अस्तित्व किस तरीके से हुआ और उनके प्रमुख जो संरक्षणकर्ता जो शासक थे उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि महावीर का जन्म किस एक जनपद में हुआ था? कौन सा एक जनपद था जिसमें महावीर का जन्म हुआ था? पहली बात तो ये कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में। तो कुंडलग्राम जो आपका जो एरिया है वो किस एक जनपद का हिस्सा था?
वो था आपका बज्जी। बज्जी जनपद जो है, बज्जी अपने आप में गणराज्य थे जिसमें छोटे छोटे कबीले थे। जैसे आपका कुंडलग्राम जो आपका कबीला था वो भी बज्जी जनपद के अंदर आता था। ठीक है। मल्ल की अगर बात करें तो मल्ल जनपद के अंदर कुशीनगर आता था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मत्स्य जनपद की अगर बात करें तो इसमें इसकी राजधानी थी विराटनगर। यही विराटनगर वही विराटनगर था जिसमें पांडवों ने आपका जो है अज्ञातवास को व्यतीत किया था। मगध की जो राजधानी थी वो थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। ठीक है। और मगध जो साम्राज्य की स्थापना है वो बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश को स्थापित करके। ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें पूछा गया कि किससे विवाह करने पर बिंबिसार को काशी प्रदेश दहेज स्वरूप प्रदान किया गया था। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि किसके साथ विवाह करने पर बिंबिसार को, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसे काशी का प्रदेश दहेज स्वरूप में प्रदान किया गया था? चेलना, क्षेमा, महाकोशला देवी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशला देवी। तो कोशला देवी जो थी ये आपकी जो है ये आपकी इसके साथ विवाह करने के बाद जो है उसको जो है बिंबिसार को क्या किया गया था? काशी का जो क्षेत्र है वो आपका दहेज स्वरूप प्रदान किया गया था, जिससे कि जो कि आपकी आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संपन्न और प्रमुख था। ठीक है। तो इसी को लेकर के आगे आपका जो काशी और आपका जो है किसके बीच में, अजातशत्रु के बीच में आगे विवाद हो जाता है, युद्ध भी होता है। ठीक है। तो इसी था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, सप्तपर्णी की गुफा में किस एक शासक ने बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो सप्तपर्णी की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? राजगृह में। कहाँ पर है? राजगृह में। ठीक है। और राजगृह जो है ये आपकी प्राचीन राजधानी है किसकी? आपकी मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र रही है, राजगृह रही है और आपका जो है वैशाली भी रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सप्तपर्णी की गुफा में किस शासक ने बौद्ध संगति का आयोजन किया था? पहली बात तो ये कि बौद्ध जो महासभाएं हैं या फिर बौद्ध जो सभाएं हैं वो कुल 4 हुई थी, जिसमें से पहली महासभा बुलाई थी अजातशत्रु ने। किसने बुलाई थी? पहली महासभा किसने बुलाई थी? अजातशत्रु ने। ठीक है। तो इसी अजातशत्रु ने राजगृह के सप्तपर्णी में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। दूसरी महासभा किसने बुलाई थी? कालाशोक ने। किसने बुलाई थी दोस्तों? कालाशोक ने। कालाशोक ने कहाँ बुलाई थी? आपकी जो है वैशाली में। और तीसरी महासभा किसने बुलाई थी? आपकी अशोक ने। और अशोक ने कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी महासभा बुलाई थी कनिष्क ने। और कनिष्क ने कहाँ बुलाई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में। ठीक, सॉरी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। तो ये 4 महासभाएं हुई थी। पहली किसने बुलाई थी? अजातशत्रु ने। दूसरी किसने बुलाई थी? कालाशोक ने। तीसरी किसने बुलाई थी? अशोक ने। और चौथी किसने बुलाई थी? कनिष्क ने। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। पहली कहाँ बुलाई गई थी? राजगृह के अंदर। दूसरी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। और दूसरी कहाँ बुलाई गई थी? वैशाली में। और तीसरी कहाँ बुलाई गई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ बुलाई गई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर कनिष्क के द्वारा। ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस आपके जो है बैठक को किसके द्वारा बुलाया गया था। तो आपने मुझे बताना है कि अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई सप्तपर्णी के अंदर जो बौद्ध सभा की पहली जो बौद्ध सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और अंतिम चारों के चारों जो बौद्ध सभाएं थी उनके अध्यक्ष कौन थे। सीक्वेंस वाइज आपने क्रम अनुसार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है। कि चारों की चारों जो आपकी बौद्ध संगतियाँ थी उनके अध्यक्ष कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि उद्दाइन जो था वो किस वंश का शासक था। उद्दाइन जो था वो किस वंश का शासक था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या मौर्य वंश? तो उद्दाइन जो था ये उद्दाइन किस वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है। नंद वंश के 2 प्रमुख शासक हुए हैं महान, एक था महापद्म नंद और उसके बाद जो है आपका उसके जो उत्तराधिकारी था धनानंद और उसके आपके उत्तराधिकारी थे। शिशुनाग वंश में अगर हम बात करें तो कालाशोक और शिशुनाग हुए हैं। और हर्यक वंश में अजातशत्रु, बिंबिसार और उद्दाइन नामक शासक आपके हर्यक वंश में हुए। और मौर्य वंश के अंदर अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो जैन धर्म में अस्तेय से क्या आशय है? अस्तेय का देखो ध्यान रखें, जैन धर्म के कुल 4 सिद्धांत थे और कुल आपके 5 सिद्धांत थे, जिसमें से 4 किसने दिए थे? आपके जो है पार्श्वनाथ ने, और 4 किसने दिए थे? ऋषभदेव ने। और आपके जो है 5वां जो सिद्धांत इसमें ऐड किया था वो क्या था? स्वामी महावीर ने। 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? सुनित्र, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका जो है अहिंसा। और 5वां था जो सिद्धांत था
वो था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का जो सिद्धांत है जैन धर्म में किसने ऐड किया था? स्वामी महावीर ने। और जो 4 सिद्धांत है वो किसने दिए थे? आपके जो हैं ऋषभदेव ने, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने, ठीक है, या ऋषभनाथ ने। तो इसमें अस्तेय का कारण पूछा गया। अस्तेय का मतलब पूछा गया है हिंसा का त्याग, सत्य बोलना, चोरी ना करना या संपत्ति का त्याग। सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का त्याग करना, मतलब वाद विवाद या फिर आपकी लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है। अस्तेय का मतलब है सत्य बोलना, ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या है? सत्य बोलना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है आपका चोरी ना करना, मतलब सुनित्र, ठीक है। सुनित्र का आशय क्या है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति का त्याग करना। और ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना। तो ये आपके जो 5 सिद्धांत थे जैन धर्म के, वो आपके 2 आपके प्रमुख तीर्थंकर के द्वारा दिए गए, जिनमें से 4 पहले तीर्थंकर के द्वारा दिए गए और 5वां जो सिद्धांत है स्वामी महावीर के द्वारा आपका उसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि इनमें से कौन जैन संघ के सदस्य थे? तो इनमें से कौन कौन से एक ऐसे थे जो जैन संघ से संबंधित थे? जैन संघ की स्थापना स्वामी महावीर ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। तो जैन संघ के कौन कौन से सदस्य थे? श्रावक, भिक्षु, श्राविका या सभी? पहली बात आपने ध्यान रखना, जिन लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया था ऐसे पुरुष क्या कहलाते थे? भिक्षु, ठीक है। और ऐसे महिलाएं क्या कहलाती थी? भिक्षुणियाँ। तो भिक्षु और भिक्षुणियाँ, श्रावक और श्राविकाएं, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। भिक्षु कौन होते थे? ऐसे पुरुष जिन्होंने स्वामी महावीर की तरह जैन धर्म को अपना करके गृह त्याग किया था, ऐसे जो पुरुष थे वो भिक्षु कहलाते थे। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने घर का त्याग कर लिया था, महिलाएं क्या कहलाती थी? भिक्षुणियाँ कहलाती थी। श्रावक क्या होते थे? जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे पुरुष श्रावक। और ऐसी महिलाएं जो गृहस्थी का जीवन व्यतीत करते थे और जैन धर्म को भी अपनाते थे या मानते थे या फॉलो करते थे, वो क्या कहलाती थी? श्राविका। तो इसका मतलब क्या है कि श्रावक, भिक्षु, श्राविकाएं ये सभी के सभी क्या थे? ये जैन संघ के सदस्य थे, ये जैन संघ के प्रमुख आपके जो है मेंबर थे। तो ये था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि जैन संघ की पहली भिक्षुणी प्रधान महिला कौन थी? जैन संघ की पहली महिला भिक्षुणी प्रधान कौन थी? तो वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रियदर्शना, चंदना, ठीक है, चंदना है दोस्तों, चंदना, या फिर आपका जो है यशोधरा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदना, ठीक है। चंदना जो थी महावीर की पहली महिला शिष्य थी और ये जो है जैन जो आपके जो संघ था उसकी पहली महिला प्रधान बनी थी। प्रजापति गौतमी का संबंध स्वामी महावीर से महात्मा बुद्ध से था। महात्मा बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जबकि जिनके गर्भ से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उनका नाम था महामाया। प्रियदर्शना की अगर बात करें तो प्रियदर्शना कौन थी? इसको अनुजा के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी महावीर की पुत्री थी, जिसका पति का नाम क्या था? जामिल। क्या नाम था? जामिल। और जामिल जो है स्वामी महावीर का पहला शिष्य था। यशोधरा की अगर बात करें तो यशोधरा जो थी ये आपकी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था, जबकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि किस एक जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था? तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है और स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ये जो चिन्ह है आगे किस एक जैन तीर्थंकर का प्रमुख चिन्ह रहा है, तो इसके बारे में आपने मुझे बताना है। ऑप्शन है मल्लिकनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा है सुपार्श्वनाथ और चौथा है संभवनाथ। मल्लिनाथ ये जो है एकमात्र महिला जो है आपकी तीर्थंकर थी। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र जैन तीर्थंकर महिला कौन थी? तो मल्लिनाथ, ठीक है। दूसरे थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नहीं बल्कि 23वें तीर्थंकर थे आपके जो है जैन धर्म के। सुपार्श्वनाथ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। और संभवनाथ जो थे ये आपके जो है आपके तीसरे आपके जो है वो आपके क्या थे? तीर्थंकर थे, तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आज की जो वीडियो है उसमें हमने मॉक टेस्ट सीरीज को आपका जो है सॉल्व और फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ जो है सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की यहाँ पर त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि इसका सही आंसर ये होगा। तो आप अपने डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपके जो मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।